अभी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में हम लोग बैलेंसिंग की बात कर रहे थे, है ना? बैलेंसिंग ऑफ यस गेट्स। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उसको बैलेंस करके बताता हूँ। एक दो एग्जांपल्स फिर खुद से करो, है ना? जैसे मान लो कि कोई नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है। सपोज हमने लिखा C2H6 प्लस O2 कन्वर्ट्स इनटू CO2 प्लस H2। पिछली क्लास में तो मैंने उसका जनरल फॉर्म बताया था, बट अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है तो आपने 10th में भी सीखा होगा हिट एंड ट्रायल जो मेथड होता है, एक एक करके आप एटम्स को बैलेंस करते हो उसमें, है ना? जैसे मान लो सबसे पहले मैं कार्बन की बात करता हूँ। कार्बन मुझे बैलेंस करने हैं। यहाँ पे कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 2, है ना? तो सबसे पहले आप कार्बन बैलेंस करो। कार्बन आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2CO2 कर दोगे क्या? बोलो बेटा। यस सर। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? ऐसा करने के बाद राइट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? देखो 7। और यहाँ कितने नजर आ रहे हैं? 2। तो अगर मैं इसको 7/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी क्या? यस सर। बट हमने तो क्या होल नंबर देखे होंगे यहाँ पे हमेशा लिखे हो, ये ऐसे भी देखे फ्रैक्शन वाले? बोलो। फ्रैक्शन तो होल देखे हैं, फ्रैक्शन देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको होल नंबर लिखना है तो आप फिर क्या करो, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2। या तो आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों एक ही बात है ना? कोई भी दिक्कत नहीं है। आप फ्रैक्शन में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है उससे, ऐसे कर सकते हैं अपन, है ना? अच्छा देखो, एक तो ये नॉर्मल तरीका था बैलेंस करने का जो हमने पहले सीखा है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो आपको इस तरीके से कभी दिक्कत आए तो आप ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो। वो सिंपल मैथ्स है ना? ऐसा कोई मतलब प्रॉपर स्पेसिफिक नाम नहीं है उसका कुछ भी, वो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना? जैसे मान लो ये रिएक्शन लिखी हुई है, आप क्या करो, इसका कोफिशिएंट ऐसे मान लो। देखो इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C और इसको मान लो D, है ना? अब आप ये तो जानते हो कि किसी भी रिएक्शन में जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं? कंजर्व्ड होते हैं। बोलो, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एटम्स भी कंजर्व्ड होंगे किसी भी रिएक्शन में। जितने रिएक्टेंट साइड होंगे उतने प्रोडक्ट साइड होंगे। तो देखो अगर मैं मान लो कार्बन के लिए कंजर्वेशन ऑफ एटम लगाता हूँ फॉर कार्बन, तो देखो कार्बन मुझे बताओ रिएक्टेंट में इसमें मिल रहा है? बोलो। यस इसका सर। कोफिशिएंट मैंने 2 माना है, सॉरी ए माना है, और ये 2 है। तो क्या ये 2A के बराबर होंगे क्या इस तरफ कार्बन एटम्स? बोलो। यस सर। और इस तरफ इसका कोफिशिएंट मैंने C माना है, कि C के बराबर होंगे क्या? तो पहली इक्वेशन आ गई यस हमारी सर। 2A = C। ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन के लिए लगाते हैं देखो, तो बोलो हाइड्रोजन हमें यहाँ पे मिल रहा है C2H6 में, इसका कोफिशिएंट हमने 1 माना है। तो यहाँ पे H6 है तो क्या मैं इसको 6A लिख सकता हूँ क्या बेटा? बोलो। यस सर। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है अकेले और हमने इसका कोफिशिएंट 2 माना है, तो 2D। 6A = 2D लिख सकता हूँ क्या? बोलो। यस सर। अगर मैं ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करता हूँ तो बोलो ऑक्सीजन के लिए क्या इक्वेशन आएगी? ये B है, ये 2 था, तो मैं इसको 2B लिख दूं, टोटल एटम्स 2B हो जाएंगे। बोलो। यस सर। और यहां से क्या आएगा? 2C प्लस यहां से क्या आएगा? D। बोलो। ये 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब क्या है ना, कोई सा एक आप रैंडम कुछ भी मान लो। सपोज मैं एक काम करता हूँ, लेट A = 1। मैंने A को 1 मान लिया, ठीक है? अगर मैंने A को 1 मान लिया, बोलो C कितना हो जाएगा? 2। C2 हो जाएगा क्या? और A को अगर मैंने 1 माना था तो बोलो D कितना हो जाएगा? 3। और अब हमारे पास क्या बचा? B कैलकुलेट करने के लिए बचा। तो देखो ये थर्ड वाली इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग 2B = क्या है? 2C + D है। तो 2B = कितना हो जाएगा? 2 × C 2 + A 3। तो B = 7/2 आ जाएगा क्या? 1/2। देखो सारे कोफिशिएंट यही आ रहे हैं क्या? यस सर। है ना? तो यस आप सर। कैसे भी बैलेंस कर सकते हो। देखो ये आपका तरीका तब हेल्प कर देगा। यहाँ पे क्या था कि आपके पास छोटे छोटे एटम्स से, है ना? अगर मान लो बड़े मॉलिक्यूल्स गिवन है तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको।
ये मेथड समझ आ रहा है कैसे करना है बोलो? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ये लिखो, Yes, sir. फिर मैं ना एग्जांपल्स देता हूँ, वो करना है ना। सर ये मेथड का नाम क्या है? मेथड का नाम कुछ भी नहीं भाई, ये तो सिंपल ना मैथ्स है बस, ऐसा कोई ना मेथड नहीं है। मतलब ये ना बुकिश तरीका नहीं है, कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये सिंपल मैथ्स है, अपन ने मैथ्स यूज कर ली और सॉल्व कर दिया है ना। ऐसा कोई मेथड होता नहीं है, बट बैलेंसिंग करनी है, अपन मैथ्स लगानी है अपने को बस, है ना। सिंपल मैथ्स है ना। बट ये सही है, मतलब कई बार जो बड़ी रिएक्शंस लिखी होती है ना, वहां पे आप ऐसे करोगे तो आसानी से हो जाएगा, है ना। नीचे कर दूं बेटा? Yes, sir. देखो पहला वाला जो मेथड था हिट एंड ट्रायल वाला, वो तो आपने 10th में किया ही होगा, है ना। ये मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे ट्राई करना, तो आपको 2 तरीके पता चल जाएंगे रिएक्शन को बैलेंस करने के, है ना। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। बाकी 2 बेसिक तरीके हैं जिससे आप रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो। ये हो गया बेटा? Yes, Yes. sir. हमने लिख लिया? Yes, sir. देखो सर आई हैव अ डाउट इन शीट। बेटा ना क्लास जब खत्म कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे पूछ लेना, है ना। लास्ट के 5 मिनट में मैं तुम्हारा डाउट बता दूंगा। आगे चले बेटा? लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताओ। C2H4 plus O2 converts into CO2 plus H2। सर O2 के पहले 3 आएगा। O2 के पहले 3 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, वहाँ पे 2 आ जाएगा, O2 के पहले 3 आएगा, सही है ना। ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, दूसरा वाला जो तरीका है उससे एक बार ट्राई करके देख लो, तुम्हारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। देखो अगर दूसरे वाले तरीके से करते हैं, तो सबने ट्राई किया क्या? करेंगे ऐसे डिस्कस? Yes, sir. देखो आप ऐसे लिख लो, इसे ए लिख लो, इसे बी लिख लो, इसे सी लिख लो और इसे डी लिख लो। बोलो कार्बन के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? 2A = C बनेगी क्या? हाइड्रोजन के लिए बोलो क्या होगा? 4A = 2D। और ऑक्सीजन Yes. के लिए क्या होगा? 2B = 2C plus D. 2C + D। अब कोई सा भी रैंडम कुछ भी मान लो, सपोज A को मैंने मान लिया 1 है, तो अगर मैंने A को 1 मान लिया तो C कितना हो जाएगा? 2। D कितना हो जाएगा? 2। और 2B = कितना हो जाएगा? 2C यानी 4 + 2, तो B आ गया आपका 3। ये बैलेंस हो गई रिएक्शन, है ना। ठीक है भाई, किया सबने?
Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद इसे बैलेंस करो, N2 plus H2 gives NH3. H के आगे 3 आ जाएगा और NH3 के आगे 2 आ Sir, जाएगा। N2 plus हाँ, 3H2 gives 2 NH. H2 के आगे 3 आ जाएगा और उसके आगे 2 आ जाएगा, है ना। ये सब तो नॉर्मल भी हो जा रही होगी। देखो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, तो बोले इक्वेशन क्या आएगा नाइट्रोजन के लिए 2A इक्वल टू C, और हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा B इक्वल टू 3C, है ना। अब देखो कोई सा भी मान लो, A को अपन मान लेते हैं 1 है, A को 1 मान ले तो C 2 हो गया और B कितना हो गया, गलत तो नहीं कर दिया, ये 2B, सर वो 2B is equal 2B इक्वल टू हो जाएगा 3 into 2, तो B आ गया आपका 3, ठीक है, ये हो जाएगा। ये लिखो, फिर और आगे चलते हैं। आगे चले बेटा, लिख लिया क्या सबने ये? हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. अगली रिएक्शन लिखो, H2O2 plus I2 converts into HiO3 plus H2O, इसे बैलेंस करो। सर H2O2 के सामने 2 होगा। पता नहीं यार, तो वैसे ही लिख दिया, सॉल्व करके देखेंगे, अभी तो बताता हूँ, है ना। मैं तो ऐसे रैंडम लिख दी रिएक्शन। 2 1 2 आ रहा है सेम आंसर, आ रहा है कि सबका क्या आंसर आ रहा है बताओ। H2O2 में 2, I2 में 1, H2O2 में 2 आएगा और HiO3 I2 में राइट में 1 आएगा। 1 1, तो ऐसा करने पे वहाँ 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ऐसा करने पे 4, H2 में 1 ही रहेगा। और ये हाँ हो रही है बैलेंस। क्या बोला है बताओ, देख लेते हैं। यहाँ कितना आएगा 2 2, यहाँ कितना आएगा 1 यहाँ कितना आएगा 2 2, यहाँ कितना आएगा 1। बैलेंस है क्या रिएक्शन, देखो जरा। नो सर। नहीं है ना, मतलब गलत किया कहीं, ध्यान से करो। बताओ भाई, सर 5H2O2 plus I2 2 HiO3 plus 4H2O, ये सही है ना, ये बैलेंस होनी चाहिए। देख लो, ऐसे कर लो। अब देखो ये हिट एंड ट्रायल से थोड़ी सी हो रही हुई, टफ करने में हो रही है ना। अभी हिट एंड ट्रायल से एक बार में नहीं हो रही होगी। किया क्या किसी ने हिट एंड ट्रायल से एक बार में से? बोलो भाई। इसे ना अपन सिंपल मैथ से करके देखते हैं। देखो, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं, है ना। सबसे पहले अपन ना हाइड्रोजन के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो बोलो क्या होगा, 2A इक्वल टू सी आएगा क्या। अगर आप ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करोगे सर तो C क्या आएगा? plus 2D. फिर C plus 2D हो जाएगा। होगा, प्लस TD। बिल्कुल सही, C+2D वहां भी है ना। ऑक्सीजन के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2A इक्वल टू C plus D. 3C प्लस D। और देखो और क्या बचा, आयोडीन। आयोडीन के अगर
के लिए B अगर आप equals अप्लाई करोगे तो to 2B C. इक्वल टू क्या आएगा, C, है ना। अब क्या करते हैं, हम रैंडम मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है। क्या मान लें, चलो B को मान लेते हैं अपन, कितना है 1 है। तो अगर हम B को 1 मान लिया तो बताओ B को 1 मानने पे C कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बोलो। हाँ भाई, B को 1 मानेंगे C 2 हो जाएगा। और अगर आप C की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रखोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2A इक्वल टू आएगा 2 प्लस 2D, और यहां से आएगा 2A इक्वल टू 6 प्लस D। अब इनको सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन दो अननोन है, माइनस कर दो इसको ऐसे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से 0 इक्वल टू आएगा 4 माइनस D, तो D कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। और अगर D की वैल्यू 4 आ गई तो किसी में भी रख दो, A आ जाएगा। तो D की वैल्यू इसमें रख दो, तो 2A इक्वल टू कितना आएगा, C कितना था 2 प्लस 2 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू 10, A इक्वल टू आ जाएगा 5, है ना भाई। क्लियर है कैसे कर रहे हैं, बोलो। यस सर। है ना, Yes, sir. ऐसे आप कर सकते हो बड़ी रिएक्शंस के लिए, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाने की कोशिश करते तो बहुत टाइम लग जाता और होती नहीं एक बार में सही, है ना। इसे लिखो फिर और आगे चलते हैं। ये लिख लिया गया बेटा सबने। हाँ भाई, Yes, sir. आगे चले। हाँ भाई, हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगली रिएक्शन लिखो भाई, Fe3O4 प्लस NO कन्वर्ट्स इनटू N2O5 प्लस FeO। बैलेंस करो इसे। हाँ भाई, किया। Sir, हाँ बेटा, sir, Fe3O4 के आगे 3 होगा, NO के आगे 2 होगा, N2O5 के आगे 1 होगा और FeO के आगे 9 होगा। 2 1 और 9। 9. देखो है क्या बैलेंस, आयरन बैलेंस है, बिल्कुल है। नाइट्रोजन बैलेंस है, बिल्कुल है। ऑक्सीजन हो गया आपका 9 प्लस 5 14, और ये बिल्कुल सही है बेटा, है ना। देखो इसको भी देख लेते हैं। बाकी लोगों ने किया बेटा सबने। यस सर, सेम है। सेम आ रहा है, बस ऐसे ABCD मान लो, और आपकी मर्जी, आप कोई सा भी नंबर ले लो, हो सकता है आपका फ्रैक्शन में आंसर आ जाए तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बस बैलेंसिंग सही करना, बस एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना अपना आंसर। देखो इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, आयरन के लिए 3A इक्वल टू क्या आएगा, D के। नाइट्रोजन के लिए अगर आप लगाओगे तो क्या आएगा, B इक्वल टू 2C। और ऑक्सीजन के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4A प्लस B इक्वल टू 5C प्लस D। ये आएंगे बेटा तीन इक्वेशंस, है ना। अब देखो क्या है, कुछ भी मान लो, सपोज हमने A को मान लिया ये 1 है, A को 1 मानने पे D कितना हो जाएगा, बोलो 3 हो जाएगा, है ना। अब आपने A को 1 माना है, D 3 आ गया, तो देखो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखते हो तो A की वैल्यू 1 रख दो, तो 4 प्लस B इक्वल टू 5C प्लस D आपका 3 हो गया।
है ना। तो यहाँ से b माइनस 5c इक्वल टू कितना आ गया आपका -1, और यहाँ से एक इक्वेशन था b माइनस 2c इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ माइनस कर दो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 3c इक्वल टू कितना आ गया आपका 1, तो आपका यहाँ से c आ जाएगा सोल्व करके 1/3, और a और d तो पहले आ गए थे, और उसके बाद c अगर आपका 1/3 आ रहा है तो एक अननोन बचा आपका कौन सा कैलकुलेट करने के लिए b। तो b यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो b इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1/3 दैट इज 2/3, है ना। और आप ये वैल्यू रखो और होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अगर हो गया आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है, बोलो हाँ भाई। यस सर। बैलेंसिंग करना आ रहा है ऐसे, देखो ये ना सबसे आसान तरीका है, इसमें ना आपको केमिस्ट्री नहीं लग रही है बिल्कुल भी, मैथ से हो जा रहा है ना काम पूरा, बोलो है ना। यस सर। अब से ऐसे ट्राई करना, आसानी से हो जाएंगे। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है ना, जो छोटे एग्जांपल हैं वो तो एक बार में हो जाते हैं, अगर इन एग्जांपल्स को आप हिट एंड ट्रायल से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। ये लिख लो, आगे चले बेटा। यस सर। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ना एम्पिरिकल फॉर्मूला देखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा था, है ना। यस अब देखो क्या है कि उसको हम थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन से रिलेट करके देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, लिखो फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड whose 56 gram whose 56 gram on complete combustion with oxygen, whose 56 gram on complete combustion of oxygen, whose 56 gram on complete combustion of oxygen सर ऑफ की हाँ विथ ऑक्सीजन की ऑफ ऑक्सीजन। विद ऑक्सीजन मतलब एक कोई कंपाउंड है जिसको आपने ऑक्सीजन के साथ कंबशन करा दिया। कंबशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो, 10th में आपने रिएक्शन देखी होगी, है ना। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई कंपाउंड होता है, आप उसको ऑक्सीजन के साथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देते हो, है ना। तो क्या था, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हुज 56 ग्राम ऑन कंप्लीट कंबशन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 176 gram of carbon dioxide, 176 gram of carbon dioxide and 72 gram of water, and 72 gram of water and सर ऑक्सीजन के आगे बता दीजिए एक बार। whose 56 gram on complete combustion with excess of oxygen produces 176 gram of carbon dioxide and 72 gram of water, 72 gram of water, 72 gram of water। करो बेटा, बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। CH2 बिल्कुल सही है बेटा। बाकी लोग भी करो बेटा जल्दी से, बिल्कुल सही बेटा CH2। सर CH2 आ रहा है। CH2 है, बिल्कुल सही है ना।
अच्छा, अगर सेम क्वेश्चन में ना 56 ग्राम की जगह 72 ग्राम गिवन हो तब मुझे आंसर बताओ। मैं दोनों क्वेश्चंस ना साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन था जो पिछला क्वेश्चन आपने लिया है, इस बार जो कंपाउंड लास्ट क्वेश्चन में 56 ग्राम गिवन था, इस बार वो कंपाउंड गिवन है 72 ग्राम, ठीक है। अब मुझे आप बताओ दोनों केसेस में क्या क्या आंसर आएगा, फिर हम दोनों क्वेश्चंस को साथ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एकदम सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, बस 56 ग्राम कंपाउंड की जगह 72 ग्राम कंपाउंड है, ठीक है। करो। सर C4H2 होगा क्या? बिल्कुल सही बेटा, C4H8O। फिर उसका डबल। डबल? डबल मतलब? हाँ भाई, और किसी का आंसर आ रहा है? बताओ भाई। अच्छा, इस वीक से ना तुम लोगों के लिए ना एक बोर्ड पैटर्न का पेपर होगा तुम्हारा वीक में एक दिन, है ना। सर ने बताया था क्या अभी तुम लोगों को ऐसा कुछ? हाँ भाई, Yes. है ना। यस तो इस वीक Yes, से sir. होगा, तो वो ना तुम्हें ना ऑफलाइन देने आना होगा, तो कोशिश करो कि तुम वो पेपर दो, तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा स्कूल के लिए भी तुम्हारे, है ना। हाँ भाई, आया बाकी लोगों का आंसर? क्वेश्चन सॉल्व करें बोर्ड पे या कर रहे हो अभी? बताओ भाई, बोलो यार। सर एक कर बार दीजिए। आप भी बता दीजिए पेपर के बारे में। अच्छा, पेपर का देखो ऐसा है ना बेटा कि वीक में हर थर्सडे को तुम लोगों का जो न्यू पैटर्न है सीबीएसई का 10th बोर्ड का, उस पर बेस्ड एक पेपर होगा, है ना। वो तुम्हें ना लिखना होगा, 3 घंटे बैठ के होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा कि एक वीक में पहले साइंस का पेपर है, फिर मैथ्स का पेपर है ना, इस तरह से। तो वो देना होगा तुम्हें यहीं आके, ठीक है। तो उससे तो ना तुम्हारी स्कूल एग्जाम को लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सर टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग तुम्हें मैसेज आ जाएगा या ग्रुप पे, या जो भी टाइम टेबल होगा ना उसमें मेंशन होगा। वैसे इवनिंग में ही होगा वो, है ना, 4 से 7 के बीच, इस तरह से जो ओके क्लास का सर। टाइम होता है ना। सर इस वीक कौन सा है? अभी ना आज ना टाइम टेबल आएगा बेटा थोड़ी देर में, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस वीक कौन सा होगा। वैसे प्रोबेबली पहला पेपर मैथ्स का ही रखेंगे अपन, है ना। सर तो सेंटर आना है उसके लिए। हाँ, उसके लिए सेंटर आना पड़ेगा भाई, ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए तो, है ना। घर से देने का तो फिर वो एक ही बात हो जाएगी जैसा साल भर से चल रहा था, है ना। स्कूल वाले एग्जाम तो ऑफलाइन ही होंगे ना तुम्हारे, बोर्ड वाले, तो आना तो यस पड़ेगा सर। भाई, है ना। सर सिर्फ सर और सीबीएसई जो बोर्ड के लोग लिए। नहीं देने आ पाएंगे उन लोगों को क्या पीडीएफ मिल जाएगा हाँ, क्वेश्चन उनको पेपर का? पेपर के बाद पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चन का, है ना। ओके सर। हाँ, और सर सिर्फ एक्चुअली क्या, सीबीएसई बोर्ड, हाँ बोलो बेटा। सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए। हाँ, सीबीएसई बोर्ड के लिए, तुम्हारा 10th का बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए। और एक्चुअली में क्या है ना कि उसको अपन
इवेल्युएट भी करेंगे, तो उससे ना तुम्हें एक्चुअली में पता चलेगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस टाइप की है, और ये होगा कि तुम्हें उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और तुम्हें पता चलेगा कि कितने मार्क्स किस जगह पे आए, कॉपी भी हो सकता है तुम्हें दिखाएं। तो उससे क्या होगा ना कि सेल्फ एवेल्यूएशन हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें पता चलता रहे कौन सा पार्ट वीक है, तो उसको धीरे धीरे सही कर लेना। अभी अपने पास टाइम है 2-3 महीने का, है ना। क्वेश्चंस हुए भाई, ये वाले करें क्लास में डिस्कस। हाँ भाई देखो, देखते हैं किया कि कितने लोगों ने किया, बताओ कितने लोगों के आंसर आ रहे हैं दोनों के, हैंड रेज करके बताओ। एक और किसी का नहीं आया, ऐसा मत करो यार, जल्दी बताओ। सर दूसरे वाले का नहीं। दूसरे का नहीं आया, पहले का आ गया बस। ये क्या हो गया इसको। हाँ चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं अपन। हाँ चलो पहले क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है कि कोई कंपाउंड है जिसका अपने ने क्या किया 56 ग्राम लिया, ठीक। सर मैथ्स एंड साइंस, इसके बाद क्या लिखा है ये, देखो क्या है, ये कोई कंपाउंड है, आपने उसका 56 ग्राम लिया, आपने उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के क्या क्या बनाया, CO2 प्लस H2O। अच्छा अगर यहाँ पे CO2 प्लस H2O मिल रहा है ना, तो अगर यहाँ पे CO2 प्लस H2O मिल रहा है तो इस कंपाउंड में बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, बोलो। कार्बन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी हो सकता है क्या इसमें, सर हो सकता है। तो हो ऑक्सीजन भी सकता हो है। सकता है। इसमें क्या हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, मान लेते हैं CX प्लस हाइड्रोजन भी हो सकता है HY प्लस OZ, ऑक्सीजन भी तो हो सकता है भाई, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। तो अब देखते हैं हो क्या रहा है ना बेटा, कि यहाँ पे CO2 हमें मिल रहा है कितना 176 ग्राम, और H2O कितना मिल रहा है बेटा हमें 72 ग्राम। तो आप इसके मोल्स बता सकते हो क्या, कितने कितने होंगे, बोलो। 4 मोल्स। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, 176 अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड 44 होता है, ये 4 मोल्स आएंगे, और ये 72 अपॉन वाटर 18 होता है, तो ये भी कितना आएगा 4 मोल्स। अगर मान लो कार्बन यहाँ पे 4 मोल था, CO2 4 मोल था, तो कार्बन के भी 4 मोल रहे होंगे क्या, बोलो, है ना। यस एटम कंजर्व रहते हैं। यहाँ पे H2O 4 मोल था और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ओवरऑल हाइड्रोजन 8 हो गए ना, ये C4H8 हो जाएगा। तो पहले हम C4H8 का वेट देख लेते हैं, अगर C4H8 का वेट सेटिस्फाई कर जाएगा तो फिर हमें ऑक्सीजन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर C4H8 का वेट सेटिस्फाई नहीं करता तो हमें ऑक्सीजन भी चेक करना पड़ता है ना। तो देखो C4H8 कितना होगा, कार्बन 12 होता है, तो 12 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 1, तो कितना आ रहा है 56 आ रहा है ये। इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं रहा होगा, है ना, यहीं से इसका वेट सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 हो जाएगा, ठीक। अब अगर सेम क्वेश्चन में यहां पे आपने ये CX HY और OZ था, आपको यहां से पता चल गया C4H8 था और OZ था, है ना। C4H8 आपका 56 ग्राम था, बोलो, था, और OZ आपने मान लिया, और टोटली किसके बराबर है 72 ग्राम इस बार दूसरे क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितना रहा होगा, बोलो 16 ग्राम रहा होगा 16 क्या? ग्राम। ये 16 ग्राम रहा होगा, और 16 ग्राम ऑक्सीजन का क्या मतलब है, मींस कितने एटम, एक एटम। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है फिर C4H8O1। बात समझ आ रही है बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। है ना, ये लिखो। सर प्लीज रिपीट कर दे दीजिए, मैं कर देता हूँ, है ना। देखो क्या है, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में हमें बोला था भाई कोई कंपाउंड है जिसका 56 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 प्लस H2O दे रहा है।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल रहा है तो इसका मतलब एटम तो कंजर्व रहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या एटम हो सकते हैं, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है और ऑक्सीजन हो सकता है ना। तो मैंने मान लिया भाई CXHYOZ था। फिर मैंने यहाँ से देखा भाई कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल थे और वाटर के 8 मोल थे। अब अगर एटम कंजर्व रहते हैं और एक CO2 के अंदर एक कार्बन है तो इसका मतलब है कि 4 मोल के अंदर 4 कार्बन होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 कार्बन होने चाहिए, हमने C4 लिख दिया। H2O के 4 मोल्स हैं तो H2O में 2 हाइड्रोजन है ना, और 4 मोल है तो 4 into 2 यहाँ पे 8 हाइड्रोजन रहे होंगे जब हम एटम बैलेंस करेंगे, है ना। तो इसका मतलब C4H8 हो गया। हमने C4H8 का वेट देखा है 56 ग्राम ही आ गया और क्वेश्चन में लिया भी 56 ग्राम था। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन रहा ही नहीं होगा कुछ भी, तो हमने ऑक्सीजन 0 मान लिया, CH2 हो गया। बट अगर मान लो ये क्वेश्चन में 72 ग्राम गिवन होता तो 56 ग्राम तो अकेले कार्बन हाइड्रोजन थे, बचा हुआ ऑक्सीजन होता। तो 56 में जब आप 16 ऐड करोगे तो 72 हो जाएगा। इसका मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन रहा होगा इसमें, और 16 ग्राम ऑक्सीजन का क्या मतलब है, कितने एटम, एक एटम, इसलिए C4H8O1 हो गया फिर ये, है ना। ये लिख लिया क्या बेटा सबने? सर 2 मिनट। सर नीचे कर दीजिए। हाँ हो गया बेटा, यस सर। आगे चले। यस सर। सब लिख लिया बेटा, नीचे कर दूं? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो क्या हमने रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा। अब हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चंस को हमें कैसे करने हैं हम उस पार्ट पे चलते हैं, है ना। लिखो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक, जैसे मान लो कोई रिएक्शन इस तरह से गिवन है KClO3 कन्वर्ट्स इनटू KCl प्लस O2। ये है रिएक्शन अनबैलेंस्ड, है ना। ये अभी हमने बैलेंस नहीं करी हुई है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो क्या आप लोग बेटा? बोलो बैलेंस करने के बाद क्या आएगा? सर 2 आ जाएगा। ट्वाइस KCl इज इक्वल टू ट्वाइस KClO3 इक्वल टू 2 KCl 2 KCl प्लस 3 प्लस 3 O2। ये हो जाएगा, है। ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अच्छा, हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को रीड कैसे करते हैं देखो, है ना। अगर कोई रिएक्शन इस तरह से लिखी हुई है और अगर रिएक्शन में सिर्फ ऐसे सिंगल एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की साइड जा रहा है बस, है ना। लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं ये क्या कहलाते हैं बेटा, रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहे हैं, और राइट साइड में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट, है ना। और अगर यहाँ पे सिंगल एरो लगा हुआ है इसका मतलब रिएक्शन सिर्फ आगे की तरफ जा रही है, पीछे नहीं आ रही है ना। हम आगे चल के कुछ चैप्टर्स में देखेंगे जब रिएक्शन पीछे भी आएगी। तो अगर हम इस रिएक्शन को रीड करेंगे हम इसको इस तरह से रीड करेंगे। देखो इस रिएक्शन का मतलब है, अगर बैलेंस कोई केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ KClO3 ऑन, जैसे यहाँ पे ना एक्चुअली में हम ऐसे हीट का साइन बना देते हैं। डेल्टा अगर कहीं बना हुआ होता है बेटा तो उसका मतलब होता है हीट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, आपने देखा होगा, है ना। 10th में था ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो अगर ऐसे हीट लिखा हुआ होता है इसका मतलब है कि आपने रिएक्शन में हीट किया है, डायरेक्टली ब्रेक कर दिया है उसको। तो इस रिएक्शन को आप ऐसे रीड करेंगे 2 मोल्स ऑफ KClO3 ऑन हीटिंग, है ना। ये 2 आया यहाँ से, इसका जो कोफिशिएंट है, ठीक।
gives 2 moles of KCl and 3 moles of O2. इसको ऐसे रीड करेंगे 3 moles of KClO3 on heating gives 2 moles of KCl and 3 moles of O2. अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो क्वेश्चन में मुझे इनके मोल्स कैलकुलेट करने हैं, है ना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या बताओ, मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन मोल्स ऑफ KCl का जो रेशियो होगा वो 2:2 होगा, बोलो। Yes. यस सर। इसके 2 मोल से इसके 2 मोल मिल रहे हैं, तो क्या इसका रेशियो को मैं 2:2 लिख सकता हूँ ऐसे, बोलो। Yes, sir. यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखो, मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाई 2, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, उसको ऊपर ले जाता हूँ, तो इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाई 2, बोलो। ये 2 मैं नीचे ले गया और मोल्स ऑफ KCl को उस तरफ ऊपर ले गया, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसके 2 मोल से इसके 3 मोल्स मिल रहे हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या मैं, कि मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाई मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 2/3, बोलो। Yes, sir. इस चीज को मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई 3, बोलो। ये इक्वेशन है पहली और ये इक्वेशन है दूसरी। क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, कि मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई 3, बोलो भी। Yes, sir. ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. अब अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो रिएक्शन क्या थी, 2 KClO3 कन्वर्ट्स इनटू 2 KCl प्लस 3 O2। ऐसा नहीं लग रहा है कोफिशिएंट सेम आ रहा है, बोलो। Yes, sir. तो क्या हम किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं क्या, सपोज हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन गिवन है और ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है इस तरह से, AA प्लस BB कन्वर्ट्स इनटू CC प्लस DD, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बेटा, मोल्स ऑफ A डिवाइड बाई A, इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट था, इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइड बाई उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट B इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइड बाई उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट C इक्वल टू मोल्स ऑफ D डिवाइड बाई उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट D, बोलो बेटा, ये सही है, Yes, sir. है ना। Yes, sir. अच्छा इसको लिखने में एक कंडीशन है, एक वर्ड होता है लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट साथ में एक कंडीशन जरूर लिख लेना, ओनली एप्लीकेबल व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स आर लिमिटिंग रिएजेंट्स, है ना। ये चीज हम आगे चल के देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, बट ये तभी एप्लीकेबल है आपके सारी रिएजेंट क्या हो बेटा, रिएक्टेंट क्या हो, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। ये मैं आगे बताऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, ये लिखो बेटा। सर प्लीज एक्सप्लेन लास्ट पार्ट, अभी बेटा कर देता हूँ, है ना, यहाँ से नोट कर लो, नीचे जब पहुंचेंगे तो मैं लास्ट पार्ट फिर से कर दूंगा, है ना, एक्सप्लेन। ये लिखो, लिखते जाओ, नीचे पहुंचने पे कर देता हूँ, है ना।
जैसे मैं नीचे कर रहा हूँ, जहाँ से नहीं समझ आया होगा वहां से मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा, है ना बेटा। सर नीचे कर दीजिए। नीचे कर दूं? फ्रॉम ABCD कोफिशिएंट, हाँ है ना? सर नीचे कर दीजिए। नीचे कर दूं? Yes, sir. सर थोड़ा और नीचे कर और नीचे दीजिए। कर दूं? हो गया बेटा? नीचे कर दूं? और Yes, sir. अच्छा देखो बेटा, ये था, जैसे हमने ना ऊपर जो रिएक्शन लिखी थी उसके केस में हमने प्रूफ करके देखा कि मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू था मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाई 2 इक्वल टू था मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई 3, है ना। और यहाँ हमने जब रिएक्शन को, बैलेंस रिएक्शन को ऑब्जर्व किया, तो ये जो 2 था इसका कोफिशिएंट था, 2 था इसका कोफिशिएंट था और 3 इसका कोफिशिएंट था। तो अगर हमारे पास कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन गिवन है जिसमें AA प्लस BB गिव CC प्लस DD इस तरह से गिवन है, तो मैं ऐसे मोल्स ऑफ A डिवाइड बाई उसका कोफिशिएंट, जैसे हमने यहाँ लिखा था मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाई उसका कोफिशिएंट इक्वल टू मोल्स ऑफ B डिवाइड बाई उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइड बाई उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू मोल्स ऑफ D डिवाइड बाई उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख सकते हैं, है ना। ये लिख लो। और ये तब एप्लीकेबल है जब सारे आपके रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होंगे। ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। ये लिख लिया क्या बेटा सबने? Yes, sir. Yes, sir. है ना। अच्छा देखो क्या है ना, इसको लिखने का ना एक और तरीका होता है ना। देखो कैसे, जैसे मान लो ये रिएक्शन थी 2KClO3
gives 2 KCl plus 3 O2, ये ऐसे लिखा था, है ना। ये अगर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन गिवन है, ये आपको पता है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। और हम इसको ऐसे रीड कर रहे थे कि 2 moles of KClO3 on reaction gives 2 moles of KCl and 3 moles of O2, है ना। बोलो। तो अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर इसके 2x मोल्स रिएक्ट करेंगे, है ना, x कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो अगर मान लो इसके 2x मोल्स रिएक्ट करेंगे तो बताओ KCl के कितने मोल मिलने चाहिए जब ये खत्म हो जाएगा। मान लो t इक्वल टू 0 पे मैं मान लेता हूँ, t इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन के स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे इसके मोल से 2x, ठीक। अब मान लो हम बात करते हैं t इक्वल टू एंड में। एंड का मतलब है जब रिएक्शन खत्म हो गई, रिएक्शन खत्म हो गई तो बताओ ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा क्या, बोलो। यस सर। अगर ये Yes, पूरा sir. का पूरा खत्म हो गया, इसके 2 मोल्स से इसके 2 मोल्स मिल रहे थे, तो बोलो इसके 2x मोल से इसके कितने मोल मिलेंगे, 2x 2x। 2x, और इसके कितने मोल मिलेंगे, 3x. 3x. बोले बात समझ आ रही है क्या। Yes, sir. अच्छा मान लो ऐसा होता है, अगर मान लो हमें गिवन होता है कि एट t इक्वल टू 0 इसके हमारे पास x मोल्स थे, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे इसके हमारे कितने x मोल्स थे। आप बता सकते हो मुझे t इक्वल टू t एंड पे ये तो खत्म हो जाएगा, ये कितना मिलेगा और ये कितना मिलेगा, X x moles by of 2 x ये x/2 मिलेगा या x मिलेगा, So X. x मिलेगा। x भाई इसके 2 से इसके 2 मिल रहे हैं, तो इसके x से इसके x नहीं मिलेंगे, yes sir Yes, sir. बोलो अगले वाले के कितने मिलेंगे, 3x by 3x/2 मिलेंगे क्या बेटा, बोलो। Yes, समझ आ sir. रही कैसे लिखा है, तो इसके 2 मोल से इसके 3 मोल मिल रहे हैं, तो इसके 2x से इसके 3x मिलेंगे, तो इसके x से इसके 3x/2 हो जाएंगे। आपने इसको भी आधा किया तो इसको भी आप आधा कर दो, बात समझ आ रही है, बोलो। यस सर। तो आप Yes. ऐसे भी रिएक्शन को लिख सकते हो ना। जनरली हम कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व करें, है ना, वैसे लिखने के कंपैरिजन में। इसे लिखो बेटा। Can you please explain once more? हाँ मैं एक बार और बता देता हूँ, देखो क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस लिखी हुई है, हम इसको इसी तरीके Yes, से sir. रीड करते हैं कि 2 moles of KClO3 on heating gives 2 moles of KCl and 3 moles of O2। Yes, sir. अगर मान लो t इक्वल टू 0 पे मैंने इसके 2x मोल ले लिए, तो जब रिएक्शन खत्म होगी t इक्वल टू t एंड पे पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। Yes, sir. तो अब ये खत्म होने पे इसके 2 मोल इसके 2 मोल दे रहे थे, तो क्या इसके 2x मोल इसके 2x मोल देंगे, Yes, sir. Thank you. और इसके 2 मोल से इसके 3 मोल्स मिल रहे थे, तो इसके 2x मोल से इसके 3x मोल मिल जाएंगे, Yes. है ना। अच्छा अगर मान लो t इक्वल टू 0 मैंने इसका x मोल ले लिया, Yes, sir. तो इसके 2 मोल से इसके 2 मोल मिल रहे थे, तो इसके x से इसके x मिलेंगे क्या, Yes, sir. है ना। अब देखो अगर अगला वाला देखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, भाई 2 मोल्स से KClO3 के 2 मोल से इसके 3 मोल्स मिल रहे थे क्या O2 के, Yes, तो sir. बोलो अगर आपने KClO3 x मोल ले लिया तो 3 into x डिवाइड बाई 2 मोल्स ऑफ O2 मिलेंगे क्या, Yes, sir. ऐसे लिख सकते हैं। Thank you, sir. ये लिख लो, ये लिख लो, फिर इसके आगे करेंगे अपन अगली क्लास में, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन ऐसे रिएक्शंस पे बेस्ड, ये लिख लो, है ना। अच्छा तुम्हें कोई डाउट भी था ना बेटा, किसी को पूछ रहे थे, ये लिख लो, फिर अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना। सर A9 शीट, एक मिनट देखता हूँ बेटा, A9 ग्रुप में हुई ना शीट, तो A9 देखो भाई, ये हो गया, सबने लिख लिया क्या बेटा, Yes, sir. इसको हटा दूं आगे कर दूं,
देखो शीट जो भेजी थी ना, उसमें जो क्वेश्चन नंबर A9 है, उसमें बोला है कि द परसेंटेज बाई मोल ऑफ NO2 इन अ मिक्सचर ऑफ NO2 एंड NO हैविंग एवरेज मोलर मास ऑफ 34। ठीक है, एक आपके पास NO2 है और एक NO है, और दोनों का एवरेज मोलर मास कितना है? 34। NO2 का जो बेटा मोलर मास होगा वो कितना होगा बताओ? 14 प्लस 32, ये कितना होगा? 46 है ना। इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा? 14 प्लस 16 दैट इज 30। तो मैंने बताया था जब एवरेज वैल्यू गिवन होती है परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ये NO है, ये NO2 है, ये 30 है, ये 46 है, और एवरेज वैल्यू 34 यहाँ कहीं आ रही है। तो आपको अगर इसका परसेंटेज निकालना है, तो अगर आपको परसेंटेज ऑफ NO2 निकालना है तो देखो परसेंटेज ऑफ NO2 ऑब्वियसली कम रहा होगा क्योंकि ये इसके ज्यादा पास है। तो ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है? 4 अपॉन टोटल डिस्टेंस दैट इज 16 इंटू 100 कर दो, ये आ जाएगा 25%, है ना बेटा। और ऐसा ही ना सेम क्वेश्चन आज ना NTSC स्टेज 2 का जो था ना पेपर, उसमें आया है इतना सा ही आसान सा क्वेश्चन, एग्जैक्टली ऐसा ही था, बस वहां पे NO2 और NO की जगह पे वाटर और समथिंग H2O2 ऐसा कुछ दिया हुआ था, है ना। चलो इसे लिख लो बेटा, फिर आगे मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। Thank you, sir. रिएक्शंस पे बेस्ड। सर स्टेज 1 का रिजल्ट कब तक आएगा? देखो भाई कब तक आता है यार।